हेलो गाइस, वेलकम टू बीटा जंक्शन चैनल पर। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या 1.1 का सभी क्वेश्चन का हल करने वाले हैं। सिद्ध करने वाला बोर्ड एग्जाम में हर बार सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 नंबर 2 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है। सेकंड के 1.2 है और न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से ये प्रश्नावली 1.3 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से है प्रश्नावली 1.3 है। ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से प्रश्नावली 1.2 है। ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से 1.2 है और न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से मतलब 1.2 है और पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से 1.3 है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमको सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या। फर्स्ट क्वेश्चन है कि √5 एक अपरिमेय संख्या। इस प्रश्नावली में दो ही तरीके के क्वेश्चन है। पहला या तो सिंपल दे देगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय या √2 एक अपरिमेय संख्या, √7 एक अपरिमेय संख्या, इस तरह के क्वेश्चन देगा। या फिर एक टाइप का और क्वेश्चन है कि ऐसे दे देगा कि 7 √5 एक अपरिमेय संख्या या सिद्ध करने के लिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या, 7 जैसे कि 8 √3, इस प्रकार मतलब एक बार जोड़ घटा गुना में दे देगा कि सिद्ध करे कि एक अपरिमेय संख्या है, ये भी सिद्ध करे कि एक अपरिमेय संख्या है। 8 √3 ये भी एक अपरिमेय संख्या, ये भी सिद्ध कीजिए। एक सिंपल दे देगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या, √2 एक अपरिमेय संख्या, √7 एक अपरिमेय संख्या, √11 एक अपरिमेय संख्या, ऐसे देगा। सिंपल में एक देगा, एक जोड़ घटा गुना भागा करके दे देगा रूट एक अपरिमेय संख्या। दो ही तरीका का क्वेश्चन है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ही जाता है, देखने में छोटा है लेकिन बड़ा सबसे बड़ा यही जाता है। ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन होता है, इसकी तुलना में छोटा, लेकिन बड़ा भी होता है, लेकिन इसकी तुलना में छोटा होता है, यही बड़ा होता है। तो सबसे पहले हम √5 का अगर एक क्वेश्चन आगे करने तो सभी की इसी प्रकार का सभी क्वेश्चन का हल हो जाएगा। इससे पहले एक परिमेय होता है कि परिमेय बता दे रहे हैं, पर इससे पहले एक परिमेय होता है। देखिए परिमेय है, देखिए यहाँ पर परिमेय है तो मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है। अगर p a² को विभाजित करती है ना तो p a को भी विभाजित करे। बहुत ही छोटा सा परिमेय है, खाली याद करने लायक है, याद करने लायक भी नहीं कि देखिए एक परिमेय मान लीजिए p है ना, वो किसी संख्या को विभाजित करी है। p मान लीजिए a² को विभाजित करी है ना, तो p है ना ये a को भी विभाजित करेगी, मतलब भाग से भाग काटेगी। मतलब p है ना a² को विभाजित करी काट रही है तो p a को भी विभाजित करेगी। बस इतना ही सा छोटा सा परिमेय है। तो सबसे पहले हम सिद्ध करते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या। फर्स्ट क्वेश्चन का हल करेंगे। √5 एक अपरिमेय संख्या इसका सबसे पहले सिद्ध करने वाला, सबसे पहले मानेंगे कि उल्टा मानेंगे। √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो सबसे पहले मानेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या। इसमें मानेंगे कि माना √5 एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले हम उल्टा मानेंगे। √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या, जहां लिख बताइए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √5 एक अपरिमेय संख्या। जब अब एक परिमेय संख्या मान ली, सबसे पहले मानेंगे उल्टा उसका मानेंगे, जो दिया है उसका उल्टा एक अपरिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या को कैसे बोलते हैं, जिसे हम p/q के रूप में लिखा जा सकता है, तो हम √5 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जी हाँ, और जहाँ q बराबर क्या होता है, नॉट इक्वल टू, यानी q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और p और q क्या है, एक अभाज्य संख्या है। और जहाँ p व q सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या मतलब क्या होता है बताते हैं। यहाँ पर सअभाज्य संख्या का मतलब होता है जिसका HCF p और q, मतलब सअभाज्य मतलब p और q दोनों संख्या का हम HCF निकालेंगे ना, वो 1 के बराबर आता है, उसे हम सअभाज्य संख्या बोलते हैं। सअभाज्य संख्या क्या होता है, जब दो संख्याओं का हम HCF निकालते हैं, अगर HCF 1 के बराबर होता है तो उसे हम सअभाज्य संख्या बोलते हैं। सअभाज्य संख्या क्या होता है, जब दो संख्याओं का हम HCF निकालते हैं उसका HCF 1 के बराबर होता है, उसे हम सअभाज्य संख्या बोलते हैं। सअभाज्य संख्या पता चला गया होगा। इतना करने के बाद हम इधर से q को ओ साइड कर देंगे, इधर q भागा में उधर जाएगा तो गुना में, तो √5 अपॉन में q बराबर क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। अब दोनों पर क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। √5
√5 और q का स्क्वायर करेंगे और साथ में p स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए जब √5 का कोई भी संख्या का स्क्वायर करेंगे, कोई भी संख्या का स्क्वायर करेंगे, कोई भी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, सिंपल में कोई संख्या निकल जाती, संख्या बच जाता है। जैसे हम 3 का स्क्वायर, 3 रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट स्क्वायर से रूट कट जाएगा, सिंपल में 3 आंसर आ जाएगा। जैसे हम 6 का रूट का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कर जाएगा, सिंपल में 6 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए इस पहले √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 से स्क्वायर से रूट कट जाएगा, सिंपल में 5 बच जाएगा और क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर का। देखिए फिर से यहाँ पर दोनों का स्क्वायर है तो दोनों का अलग अलग भाजन, पहले √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 पर निकल जाएगा और क्यू का स्क्वायर का क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। अब साथ में पी का स्क्वायर है ये। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ से 5, अब देखिए इधर 5 कोची में है गुना में, इधर 5 क्यू स्क्वायर के साथ कोची में है गुना में, इधर आएगा तो भागा में, यहाँ से क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन में 5। अब देखिए बस एक छोटा सा रूल है, देखिए यहाँ 5 है ना, वो पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, मतलब भागा लगा दे रहा है, बटा में भागा मतलब विभाजित कर रहा है। तो यहाँ देखिए यहाँ लिखेंगे कि 5 है ना वो पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। फाइव क्या है, पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो इस एक अभी तुरंत पर में पढ़े हैं कि पी अगर ए स्क्वायर को विभाजित करेगा तो पी ए को विभाजित करेगा, मतलब पी स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 5 पी को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ आप लिखेंगे कि 5 पी को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। फाइव पी को विभाजित कर, मान लीजिए 5 है पी को विभाजित करेगा तो कुछ भी संख्या का 5 है पी को विभाजित कर रहा है तो पी को विभाजित कर मतलब 5 से भागा लगा रहा है तो पी को विभाजित करा तो मान लीजिए कुछ भी संख्या है, मान लीजिए कोई भी संख्या सकता है, विभाजित करा तो कुछ संख्या आएगा, कोई भी संख्या मान लीजिए कोई भी एम पी क्यू आर कुछ भी संख्या मान लेते हैं, हम K1 मान लेते हैं, इसको K1 मान लेते हैं। और यहाँ से 5 क्या है भागा में इधर आएगा तो गुना में, तो P बराबर क्या हो जाएगा 5K1 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इस समीकरण 1 मान लीजिए और इसको समीकरण 2 मान लीजिए। P का मान समीकरण 1 में रख लीजिए, P का मान समीकरण 1 में रखने पर, P का मान समीकरण 1 में रखने पर, P का मान समीकरण 1 में रखने पर, P का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होता है देखिए 5Q स्क्वायर है, 5Q स्क्वायर है बराबर है P स्क्वायर का जब कितना है 5K1 है तो 5K1 लिख लेते हैं और स्क्वायर है तो टोटल का स्क्वायर चढ़ जाएगा। जिसको आगे हल करते हैं तो 5K1 स्क्वायर Q स्क्वायर को 5Q स्क्वायर हो जाएगा, 5Q स्क्वायर के 5Q स्क्वायर हो जाएगा और 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है 25 हो जाता है और K1 का स्क्वायर का K1 का स्क्वायर, मतलब अलग अलग स्क्वायर करते हैं, 5 का स्क्वायर 25 और K1 का स्क्वायर K1 स्क्वायर। ये 5 से 25 कट रहा है 5 बार में तो Q स्क्वायर बराबर हो जा रहा है 5K1 का स्क्वायर। 5 इधर गुना में देखिए एक K1 के साथ गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो Q स्क्वायर अपन में 5 बराबर में हो जाएगा K1 का स्क्वायर। 5 अपन में Q स्क्वायर अपन में 5 बराबर K1 का स्क्वायर होगा। अब देखिए 5 है Q स्क्वायर को विभाजित कर रहे हैं तो 5 Q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। जब 5 Q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 Q को भी विभाजित करेगा, तो Q को भी विभाजित करेगा। बताइए पर में है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। 5 है Q को विभाजित करेगा। अब इसके बाद ये इधर कर देते हैं, इसके बाद अब नेक्स्ट पेज में कर ले, इतना नोट कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पेज में करते हैं। इसके ऊपर से ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो पूरा टोटल देख लीजिए।
यहाँ से है टोटल यहाँ से भी। अब अगला नेक्स्ट पेज में थोड़ा सा और बचल है। बताइए 5 है क्यू को विभाजित कर रहे हैं, 5 क्यू को विभाजित करेगा तो कोई संख्या आएगा। 5 है वो क्यू को विभाजित कर रहे हैं तो कुछ संख्या आएगा, मान लीजिए K2 संख्या है। अब यहाँ देखें इधर 5 भागा में इधर आएगा तो गुना में, तो क्यू बराबर हो जाएगा 5K2। इसको समीकरण 3 कर लीजिए। समीकरण 2 था, समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण 2 और 3 से थोड़ा सा पता करें। समीकरण 2 क्या है, P बराबर क्या है 5K1 है और Q बराबर क्या है 5K2 है। और K1 और K2 क्या है हमने माना है, ये माना है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमने ये माना है, कि हमने ये माना है। यहाँ देखें P बराबर 5K1 है, P बराबर क्या है, रफ का बता रहे हैं। P बराबर है 5K1 है और Q बराबर क्या है 5K2 है। ये दो संख्या का गुणनखंड है। ये दोनों संख्या में 5 उभयनिष्ठ नहीं है, 5 उभयनिष्ठ है, 5 के उभयनिष्ठ है, 5 उभयनिष्ठ है। हमने क्या माना था कि दोनों P और Q क्या है एक सभाज्य संख्या, मतलब ये दोनों संख्या का एचसीएफ निकालेंगे वो कितना आएगा 1 के बराबर आएगा। हमने तो माना था यहाँ शुरू में, यहाँ देखिए माने थे कि P और Q का जो एक क्या है एक सभाज्य संख्या, मतलब इसका एचसीएफ कितना आएगा 1 के बराबर। लेकिन यहाँ तो दोनों में तो 5 कॉमन है, मतलब इसका एचसीएफ तो यहाँ 5 के बराबर आ गया। एचसीएफ कितना है यहाँ 5 के बराबर है। तो यहाँ पर जो उभयनिष्ठ है 5 के बराबर। हमने जो माना था कि P और Q एचसीएफ है ना 1 के बराबर, लेकिन यहाँ उभयनिष्ठ कितना आ गया 5 आ गया। तो ये पूरा हमने कल्पना जो किया था कि √5 एक परिमेय संख्या है, ये गलत हो गया मेरा। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 और क्या 3 से, कि समीकरण 2 और 3 से अस्पष्ट गुणनखंड। देखिए समीकरण 2 और 3 से, 2 और 3 से समीकरण 2 और 3 से क्या पता चल रहा है कि 5 एक क्या है उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो 5 एक क्या है 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, गुणनखंड है। अतः हमारी जो पूर्व कल्पना, हमने पूर्व कल्पना मतलब जो हमने √5 एक परिमेय संख्या माना वो हमारी क्या है विरोधाभास कर रहा है। मतलब यहाँ पर गुणनखंड 5 है, यहाँ पर एचसीएफ हमने माना था कि 1 है, यहाँ पर एचसीएफ के 5 के बराबर आ रहा है। तो जो हमारी पूर्व कल्पना मतलब हमने माना था जो P और Q वो सभाज्य संख्या वो क्या है विरोधाभास यानी गलत साबित हो रहा है। तो अतः हमारी पूर्व कल्पना, इस शब्द लिखना बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। अतः हमारी पूर्व कल्पना क्या है विरोधाभास है, विरोधाभास है। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। अतः हमारी पूर्व कल्पना क्या है गलत है। हमारी पूर्व कल्पना क्या है गलत है। अतः एक और अतः करके लिखिएगा, अतः कि √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हो गया, अपरिमेय संख्या है। बस फाइनल क्वेश्चन का आंसर इतना ही। इस शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इस शब्द नोट कर लीजिएगा और पहले नोट कर लिए होंगे पूरा टोटल यहाँ से लेके टोटल यहाँ तक है। दूसरा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना है, तो चलिए सिद्ध करते हैं। सबसे पहले बात इसका जस्ट अपोजिट मानना है। सिद्ध करना अपरिमेय संख्या है तो मानते हैं इसको एक परिमेय संख्या। तो इसमें मानेंगे लिखे कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या। सबसे पहले मानेंगे अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, तो सबसे पहले परिमेय संख्या मानेंगे। परिमेय संख्या है, जब परिमेय संख्या तो इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकते हैं। तो 3 + 2√5 को हम P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, तो इसलिए इसके बराबर हम P/Q लिख सकते हैं। जहां Q बराबर क्या है नॉट इक्वल टू 0 यानी Q का मान 0 के बराबर नहीं है। और जहां P और Q क्या है एक सभाज्य संख्या है, P व Q सभाज्य संख्या है,
सभाज्य संख्या मतलब क्या होता है? सभाज्य संख्या पिछले पिछले इस क्वेश्चन में बताए थे कि जिसका HCF 1 के बराबर होता है उसे सभाज्य संख्या बोलते हैं। मतलब दो संख्याओं का HCF 1 के बराबर उसे हम सभाज्य संख्या बोलते हैं। तो अब देखिए इधर 3 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2√5 हो जाएगा, इक्वल में हो जाएगा P अपॉन में Q और माइनस में हो जाएगा 3। अब नीचे कुछ नहीं तो एलसीएम 1 लिख सकते हैं, तो 2√5 के 2√5 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे Q और 1 के एलसीएम लेंगे तो Q हो जाएगा, Q के पड़ा में Q एक बार आता है, P के P हो जाएगा माइनस माइनस, एक के पड़ा में Q बार में होगा, Q से मल्टीप्लाई होगा तो 3Q हो जाएगा, 3Q हो गया। मतलब 2 क्या है? गुना में है, इधर आएगा तो भागा में, तो √5 बराबर हो जाएगा, √5 बराबर हो जाएगा P माइनस 3Q अपॉन में 2 इधर भागा में आ जाएगा तो 2Q हो जाएगा। अब देखिए √5 P माइनस 3Q अपॉन में 2Q है। बताइए P और Q पूर्णांक है, यहाँ देखिए P और Q सभाज्य संख्या, सभाज्य किसका होता है? पूर्णांक का ही होता है सभाज्य, कोई भी संख्या उसका HCF निकालेंगे तो पूर्णांक ही होता है, तो P और Q क्या है? सभाज्य संख्या। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि P व Q क्या है? एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, पूर्णांक है। बताइए P और Q पूर्णांक है, P में से हम 3 को गुना करें, Q में 3 से गुना करके P में से माइनस करेंगे तो भी पूर्णांक ही प्राप्त होगा। मतलब बता रहे हैं देखिए कि देखिए P है, P और Q क्या है? पूर्णांक है। अगर हम Q में 3 से गुना करके P में से घटा देंगे तभी तो पूर्णांक ही प्राप्त होगा, तो P माइनस 3Q भी एक पूर्णांक है। यहाँ लिखिए क्योंकि P माइनस 3Q और 2Q, बताइए Q पूर्णांक है, 2 में 2 पूर्णांक है, उसमें हम 2 से गुना करें, Q पूर्णांक है और में 2 से गुना करेंगे तो अभी तो पूर्णांक ही प्राप्त होगा, तो P माइनस 3Q व 2Q भी पूर्णांक है, 2Q है, Q भी पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। बताइए दोनों पूर्णांक, ऊपर भी पूर्णांक है नीचे भी पूर्णांक है, जब हम पूर्णांक बटा पूर्णांक करते हैं ऊपर भी पूर्णांक होता है नीचे भी पूर्णांक है, पूर्णांक से पूर्णांक से हम डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है? एक परिमेय संख्या मिलता है, तो एक परिमेय संख्या मिलता है। जब हम ऊपर भी पूर्णांक हो नीचे भी पूर्णांक हो तो क्या मिलता है? परिमेय संख्या। तो चूंकि इसलिए 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 -5 इसलिए P माइनस 3Q अपॉन में 2Q एक क्या है? परिमेय संख्या। जब पूर्णांक ऊपर भी नीचे भी पूर्णांक होता है एक परिमेय संख्या होता है, तो जिसे P बटा Q के रूप में हम लिख सकते हैं। P और Q क्या होता है? पूर्णांक ही होता है, P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। तो P माइनस 3Q अपॉन में 2Q एक क्या है? परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसको समीकरण 1 मान लीजिए, और समीकरण 1 से देखिए √5 एक अपरिमेय संख्या में पिछले वीडियो में सिद्ध किया है कि √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 से स्पष्ट है कि बताइए एक अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या सिद्ध हो गया। जब अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या ये परिमेय संख्या दोनों बराबर हो सकता है, नहीं तो ये कथन क्या है? हमारा गलत है कि √5 एक 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, ये हमारा कथन क्या है? गलत है। इसलिए यहाँ से लिखेंगे कि समीकरण 1 से स्पष्ट है कि P माइनस 3Q अपॉन में 2Q बराबर में √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, बराबर में रूट कितना है? 5, √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अभी यहाँ से और थोड़ा सा शब्द लिखना है कि यह एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, यह हमारी पूर्व कल्पना, जो हम माने थे कि P और Q क्या है? एक सभाज्य संख्या, क्या है? विरोधाभास है। यह हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है, यह हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है,
विरोधाभास है, अतः हमारी कल्पना गलत है। यहाँ लिखेंगे कि हमारी कल्पना गलत है, थोड़ा सा आगे और लिखेंगे, जस्ट यही वाला लिखेंगे। अभी यहाँ तक लिखने के बाद बस थोड़ा सा और लिखना था कि हमारी कल्पना गलत है, अतः 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या। बस इतना लिखना, थोड़ा सा 2 लाइन नीचे लिख लीजिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन का हल हो चुका है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन का हल करेंगे। तीसरा नंबर का 3 क्वेश्चन है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। तीसरा का फर्स्ट क्वेश्चन है 1/2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। इसको हल करना है, तो चलिए हल करते हैं। पहले मानेंगे कि 1/2 एक परिमेय संख्या है, तो माना 1/2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। इसके मानने के बाद यहाँ लिखेंगे 1/2 एक परिमेय संख्या है, तो इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। p/q, जहाँ q बराबर क्या है, नॉट इक्वल टू 0, और जहाँ p और q क्या है, एक स्वाभाज्य संख्या है। जहाँ p व q एक स्वाभाज्य संख्या, एक स्वाभाज्य संख्या, स्वाभाज्य संख्या है। इधर 2 क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 3 से 3 से गुना कर देंगे। यहाँ से गुना करेंगे, q में 1 से गुना करेंगे तो q हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा p√2 हो जाएगा, p√2 हो जाएगा। इधर p क्या है, गुना में है, इधर आएगा तो भागा में, तो q में हो जाएगा p, बराबर में हो जाएगा √2 हो जाएगा। यहाँ से अब इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ये देखिए p/q क्या है, पूर्णांक है, चूंकि p व q एक क्या है, पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। p और q जब पूर्णांक होता है तो ये पूर्णांक से पूर्णांक डिवाइड करते हैं क्या मिलता है, परिमेय संख्या मिलते हैं। इसलिए q/में p एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। जब p/q एक परिमेय संख्या और √2 एक परिमेय संख्या, वो परिमेय संख्या का दोनों बराबर हो सकते हैं, नहीं। तो समीकरण 1 से स्पष्ट होता है कि p/q √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो समीकरण 1 से स्पष्ट होता है कि समीकरण 1 से स्पष्ट है कि क्या q/में p बराबर में √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जब इतना एक अपरिमेय संख्या है तो हमारी जो कल्पना है, पूर्व कल्पना है, वो क्या है, विरोधाभास प्रकट हो रहा है कि एक परिमेय संख्या है। अतः हमारी पूर्व कल्पना विरोधाभास प्रकट हो रहा है, विरोधाभास। अतः हमारी पूर्व कल्पना सेम लैंग्वेज लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी पूर्व कल्पना विरोधाभास है, विरोधाभास है। अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत है। अतः हमारी कल्पना गलत है, कल्पना गलत है। अतः लिखेंगे, अतः 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला का हल। नोट कर लीजिए, टोटल यहाँ से है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, नोट कर लीजिए। अब तीसरा का सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़े। तीसरा का दूसरा है √7√5 है कि यह परिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो इसका हल करके करते हैं। सबसे पहले मानेंगे कि एक परिमेय संख्या है, तो माना या लिखेंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। शब्द का क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ q बराबर क्या है, नॉट इक्वल टू 0, और p और q क्या है, स्वाभाज्य संख्या है। जहाँ p व q
क्यू सभाज्य संख्या है, सभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या है। तो 7 को इधर देखिए क्या है, 7 इधर क्या है, गुना में, इधर आएगा तो भागा में, तो √5 बराबर क्या हो जाएगा, √5 बराबर हो जाएगा P अपन में 7Q। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। देखिए P बटा Q, बताइए P बटा Q, P क्या है, पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है। हम Q को अगर 7 से, Q क्या है, पूर्णांक है, अगर पूर्णांक में हम कोई भी संख्या से गुना कर देंगे तो पूर्णांक ही प्राप्त होगा। मतलब P बटा Q और साथ में 7Q भी एक क्या है, पूर्णांक है। तो लिखेंगे चूंकि P व 7Q एक क्या है, पूर्णांक है। ऊपर नीचे को सिर्फ खाली पूर्णांक सिद्ध कर देना, फिर इससे परिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगा। और √7 एक अपरिमेय संख्या, तो इससे स्पष्ट है कि क्या है, हमारा कल्पना गलत है। वह P व 7Q एक क्या है, पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। इसलिए P अपन में 7Q एक क्या है, परिमेय संख्या है। और समीकरण 1 से स्पष्ट होता है कि √5 बराबर P बटा 7Q ये क्या है, अपरिमेय संख्या, मतलब √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो समीकरण 1 से स्पष्ट है कि क्या, कि √5 बराबर P अपन में 7Q एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जब अपरिमेय संख्या से सिद्ध हो गया तब यहाँ से सेम लैंग्वेज यही लिखना है कि हाँ, अतः हमारी पूर्व कल्पना विरोधाभास है, अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः यहाँ अतः की जगह का यहाँ 1/2 की जगह पर 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ से सेम लैंग्वेज यहाँ पर फिर 2 कॉपी कर देना है। तो यहाँ से सेम लैंग्वेज यहाँ पर लिख देना, मेरे पास जब अगला पेज में हो जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा, तो आपको यहाँ से लैंग्वेज सेम यहाँ लिख देना है। तो नोट कर लीजिए, अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे। तीसरा है 6 प्लस में √2। सबसे पहले मानेंगे कि माना 6 प्लस में √2 एक परिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या है, मानेंगे। फिर यहाँ हो जाएगा 6 प्लस में √2 बराबर में क्या आ जाएगा, P अपन में Q, जहाँ Q बराबर क्या है, नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 के बराबर नहीं है। और जहाँ P और Q क्या है, सभाज्य संख्या है, P व Q एक सभाज्य संख्या है, सभाज्य संख्या है। इसके मानने के बाद यहाँ 6 के प्लस में इधर आएगा तो माइनस है, तो √2 बराबर क्या हो जाएगा, P अपन में Q माइनस में हो जाएगा 6, एलसीएम लेंगे तो √2 बराबर हो जाएगा Q, एलसीएम लेंगे तो Q के बड़ा में Q एक बार में आता तो P माइनस हो जाएगा, एक के बड़ा में Q बार में होता तो Q से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6Q हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। देखिए यहाँ पर P और Q क्या है, पूर्णांक है, मतलब सभाज्य संख्या तो पूर्णांक ही होगा तभी सभाज्य संख्या होगा। तो P और Q क्या है, सभाज्य संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि P व Q एक पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक है, तो चूंकि बताइए P और Q पूर्णांक है तो Q में 6 से गुना कर P में से घटाएंगे तभी पूर्णांक प्राप्त होगा, और Q तो पूर्णांक ही है। तो इसलिए करेंगे यहाँ, इसलिए P माइनस 6Q भी क्या होगा, पूर्णांक होगा, Q भी क्या होगा, पूर्णांक है। बताइए पूर्णांक है, जब हम पूर्णांक को पूर्णांक से डिवाइड देते हैं तो परिमेय संख्या मिलता है। तो इसलिए P माइनस 6Q अपन में Q एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या। और समीकरण 1 से स्पष्ट होता है कि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हमारी जो कल्पना है वो क्या, विरोधाभास है। तो समीकरण 1 से स्पष्ट है
स्पष्ट है कि रूट 2 बराबर p माइनस 3q अपन में q एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बाकी सेम लैंग्वेज पहले जैसा ही सेम लैंग्वेज, अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत है। तो अतः लिखेंगे, अतः हमारी पूर्व कल्पना विरोधाभास है, हमारी पूर्व कल्पना विरोधाभास है, अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत, हमारी कल्पना गलत है। अतः करके लिखेंगे कि अतः क्या है, 6 प्लस रूट 2, 6 प्लस रूट 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। वीडियो पर कैसा लगा, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो में कमेंट जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि कैसा लगा वीडियो, कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और सभी चैप्टर वाइज पीडीएफ चाहिए आपको तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप यानी विद्या जंक्शन चैनल पर जाके डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां ज्वाइन कर लीजिए और सभी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही अपलोड हो जाएगा। तो जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ को डाउनलोड करके आसानी से रिवीजन कर सके या नोट्स बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर में हम पूरा चैप्टर नंबर 2 को हम समाप्त करेंगे, तो नोट कर लीजिए इतना। मिलते हैं लेक्चर नंबर अगले चैप्टर में। चैप्टर पूरा तरह से खत्म हो चुका है, प्रश्नावली 1.2।